नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनसीपी की। उसकी कमान किसके हाथ होगी, क्या है रोड मैप, बात कर लेते हैं। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद से ही उनकी पार्टी में उथल पुथल लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहां पर होर्डिंग्स लगे हैं और शरद पवार के बाद एनसीपी की कमान किसे मिलेगी, इसको लेकर कयास काफी तेज हैं। लेकिन दूसरी ओर एनसीपी के कार्यकर्ता और नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि शरद पवार को ही नेता होना चाहिए। शरद पवार को लेकर मुंबई, पुणे, बेलापुर हाईवे पर आप तस्वीरों में देखिए होर्डिंग लगे हैं। ये होर्डिंग जितेंद्र आव्हाड ने लगाए हैं। पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद जितेंद्र आव्हाड ने पार्टी सचिव पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो आज काफी कुछ स्थिति साफ हो जाएगी कि एनसीपी में कौन होगा जो अब अगली कमान संभालेगा। लगातार जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि शरद पवार को इस जिम्मेदारी को अपने पास ही रखना चाहिए। इसको लेके आप देख रहे हैं जितेंद्र आव्हाड जो कि सचिव पद पे थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था और यहाँ होर्डिंग लगाए हैं कि हमारा नेता जो है वो शरद पवार ही होंगे। और शरद पवार जो हैं यहाँ पर उन्होंने 2-3 दिन का वक्त और मांगा है और आज एक अहम बैठक भी होनी है। उच्च स्तरीय समिति की बैठक होगी जिसमें कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है और शायद ऐलान भी कर दिया जाए उसका आज। तो आप देखिए काफी उथल पुथल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में मची हुई है और ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी है कि शरद पवार जो है महाविकास आघाड़ी के चेयरमैन बने रहें और सुप्रिया सुले को कमान देने की यहाँ पर तैयारी भी लग रही है। वहीं अजीत पवार को लेकर हालांकि कोई स्थिति साफ नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं और महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष पर फैसला अभी उसको लेकर अभी जो है मंथन चल रहा है। आज एक अहम बैठक, उच्च स्तरीय समिति की बैठक भी होनी है, उसमें तमाम बड़े नेता एनसीपी के मौजूद रहेंगे और शरद पवार ने भी कहा है कि वो अपने फैसले पर 2-3 दिन में फिर से विचार करेंगे। काफी उठापटक इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में और खासतौर से एनसीपी के भीतर। तो सुनील सिंह हमारे सहयोगी वहां पर शरद पवार के घर के बाहर मौजूद है, उनसे हम जुड़ेंगे और आपको बता दें एनसीपी के जो मुंबई मुख्यालय है वहां पर एनसीपी के एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक होनी है और एनसीपी के सूत्रों के मुताबिक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर यहां पर चर्चा कर उस पर ऐलान भी हो सकता है। इस बीच शरद पवार ने कहा है कि वो अपने फैसले पर 2-3 दिन में फिर से विचार करेंगे और शरद पवार ने उनके इस्तीफे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और ये कहा कि कार्यकर्ताओं की मांगों का वो सम्मान करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बताएं, आप शरद पवार के घर के बाहर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं होर्डिंग्स लगाए हैं जितेंद्र आव्हाड ने और शरद पवार को ही नेता उसकी कमान संभाले रखने की बात कही है। क्या कुछ उठापटक चल रही है और एनसीपी की आज स्थिति साफ होगी, कौन किसके हाथ में कमान रहेगी? देखिए, जितेंद्र आव्हाड उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए इस मांग को लेकर अपने पार्टी में जो पद है उससे इस्तीफा दिया हुआ है और लिहाजा उन्होंने जो होर्डिंग लगाई है वो एक चर्चा का विषय हुआ है और ये भी एक माना जा रहा है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसका ही एक प्रकटीकरण उनकी तरफ से किया गया है। यानी अभी भी कार्यकर्ता इसी बात पर अड़े हुए हैं और जो नेता भी हैं कि शरद पवार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें और कोई दूसरा नाम उन्हें फिलहाल मंजूर नहीं है, खास करके जिस तरह की परिस्थितियां राज्य में और देश में हैं। सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं है, अगर मैं बात करूं तो महाविकास आघाड़ी और विपक्ष पूरे देश के जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो भी चाहते हैं कि एनसीपी की कमान जो है वो शरद पवार के हाथ में ही रहे, क्योंकि अगर ये नहीं रहते हैं तो विपक्षी एकता भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। लिहाजा कल जैसे हमने देखा कि राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले से फ़ोन करके इस संबंध में बातें की, स्टालिन का भी जिक्र है कि उन्होंने भी फ़ोन पर बात की और भी कई राष्ट्रीय नेता जिन्होंने
फ़ोन पर बातें की और सभी की इच्छा है कि शरद पवार उस पर बने रहें। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या शरद पवार इस बात को मानेंगे, इस पर अभी एक सवाल बना हुआ है। बहरहाल आज 11 बजे एक मीटिंग होगी, जो समिति उन्होंने बनाई है, लगभग 20 सदस्य लोग हैं। उसमें क्या कुछ फैसला हो पाता है वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरद पवार ने ये कहा है कि वो समिति जो फैसला लेगी उसे वो मंजूर करेंगे। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो हमारे जो साथी हैं सोहित मिश्रा, जो कि इस समय एनसीपी प्रदेश कार्यालय के पास है, उनका जो मानना है कि जो मीटिंग होगी उसमें भी प्रस्ताव पास किया जाएगा इसी बात का कि शरद पवार ने चूंकि बिना पार्टी को बताए, चर्चा किए, इस तरह का फैसला ले लिया है, तो अचानक से ऐसा फैसला लेना मंजूर नहीं है और वो शरद पवार ही बने रहना चाहिए। तो अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तब भी क्या मानेंगे शरद पवार, ये भी एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि वो जहाँ तक संकेत दे रहे हैं और जल्दी ही हाँ नहीं कह रहे हैं, वो यही है कि वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी को कहेंगे। और बहुत ज़रूरत है, समय आ गया है कि पार्टी में एक नया नेतृत्व आए, नए लोगों को मौका मिले, ताकि पार्टी आगे बढ़ती रहे, पार्टी बनी रहे। ये भी उनका एक प्रयास है, लेकिन उनके इस प्रयास में कितनी सफलता मिल पाती है वो देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भले उनको अपेक्षा ये तो थी कि लोग अचानक आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन इतना एक तरह से विरोध होगा। जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता शरद पवार के एक एक शब्द को आदेश की तरह मानते हैं, वही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शरद पवार के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। ये भी एक तरह से अचंभा, और खुद हो सकता है शरद पवार इस बात को लेकर हैरान होंगे, लेकिन उन्हें भविष्य की राजनीति देखना है। दूरदृष्टि वाले नेता कहा जाता है उन्हें, तो वो आज की नहीं सोचते हैं, दूर की सोचते हैं। तो उसको लेकर उन्होंने जो फैसला लिया है उस पर वो अडिग रहते हैं या फिर वो अपना फैसला वापस लेते हैं, ये बहुत मुश्किल, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। और इसीलिए पूरी निगाहें न सिर्फ राज्य की, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की, बल्कि देश के बड़े नेताओं की निगाहें भी लगी है कि आज क्या होगा, शरद पवार अपना फैसला वापस लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन बहरहाल मैं इस समय सिल्वर ओक में हूँ, जहाँ पर शरद पवार का घर है। ये यहाँ पर से आगे हमें अंदर जाने नहीं दिया जाए। अंदर बंगलो है जिसमें कि वो रहते हैं अपने परिवार के साथ। कुछ देर पहले ही उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो सबसे प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, अगर शरद पवार अपना नाम वापस नहीं लेते हैं, तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से वो मॉर्निंग वॉक करते हुए घर पर गई हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल शांति है। यहाँ क्यों शांति है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, और उस दिन का अगर हम भाव देखें, पहले दिन जब उन्होंने उस बात की घोषणा की, तो कोई भी किसी भी तरह का भाव, उनकी पत्नी प्रतिभा पवार साथ में मौजूद थी, उन्होंने नहीं दिखाया। चेहरे पे एकदम निर्विकार उनका भी चेहरा था। अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं, जो माना जाता है कि सुप्रिया सुले के एक तरह से विरोधी हैं या फिर वो प्रबल दावेदार हैं, उन्होंने कहा कि काकी से मेरी बात हुई, यानी कि उनकी प्रतिभा पवार से मेरी बात हुई, उन्होंने कह दिया कि पवार साहब अपना फैसला वापस नहीं लेंगे, इसीलिए, और उनके उम्र और हेल्थ के देखा जाए तो जरूरी है, और नया नेतृत्व उनके मार्गदर्शन में काम करेगा। और सुप्रिया सुले ने भी कहीं कुछ नहीं बोला। तो इसका यह मतलब है कि परिवार में कहीं ना कहीं इस बात की मीटिंग हो चुकी है, फैसला हो चुका है कि कौन क्या संभालेगा। बस कार्यकर्ताओं और नेताओं को बताना है, और यहाँ औपचारिक ऐलान होना भर बाकी लग रहा है। यहाँ सुनील बहुत ही संक्षेप में बताएं, एक बार इशारा किया था यहाँ पर सुप्रिया सुले ने कि 15 दिन में कुछ बड़ा होने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, दूसरा दिल्ली में। महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देख लिया, दिल्ली के इशारे को आप समझ पा रहे हैं? देखिए, उन्होंने ये कहा था कि एक केंद्र में, एक राज्य में 2 बड़े विस्फोट होने वाले हैं, एक तरह से धमाके होने वाले हैं। तो फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि ये जो विस्फोट है एक तरह से केंद्र का ही हो सकता है, क्योंकि जो शरद पवार का कद है वो राज्य स्तर नहीं है, बल्कि केंद्रीय स्तर के नेता हैं, और विपक्ष की एकता की एक तरह से वो धुरी भी हैं। जो जिस तरह से उन्होंने जाकर खड़गे से मीटिंग की, उसके बाद एक सब और लोगों में तय हुआ कि आगे सभी अलग अलग विपक्षी पार्टियों से बात किया जाएगा, तो केंद्र सरकार के खिलाफ। तो ये माना जाए, तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो हो सकता है कि केंद्र के स्तर पे जो बड़ा धमाका होने वाला था वो यही होने वाला होगा, या फिर अब कमान जो है सुप्रिया सुले संभालेंगी इनकी जगह पे, ये भी, इसे भी माना जा सकता है। रही बात राज्य के धमाके की, तो हो सकता है कि जो एक कयास लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, वो बात हो सकती है। लेकिन अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसके मन में क्या है और दिल में कुछ होना, कहना कुछ और इशारा कुछ करना, ये सब राजनीति के खेल है। राजनीतिकों का अपना एक उसमें विशेषज्ञता होती है, तो उनको आसानी से समझ पाना बहुत मुश्किल है, और शरद पवार को समझना तो और भी मुश्किल है। जी, आप पहले दिन से यही बात कह रहे हैं, शरद पवार को समझ पाना तो और भी मुश्किल है। सुनील, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि एक बड़े रणनीतिकार और काफी अनुभवी और दिग्गज नेता हैं शरद पवार। बहरहाल हो सकता है आज स्थिति थोड़ी साफ हो एनसीपी को लेकर।
और अब बात कर लेते हैं मणिपुर के हालात की। यहां पर जबरदस्त हिंसा और आगजनी के बीच सेना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि हर वर्ग से समन्वय बनाकर हालात को बेहतर किया जाएगा। प्रभावित इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं हिंसा वाले इलाकों में फंसे हुए लोगों को लगातार सुरक्षित निकाला जा रहा है। इससे पहले मणिपुर सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। मणिपुर में सेना पहले से ही तैनात है और केंद्र सरकार ने आरएएफ की टीम भेजी है। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी कुलदीप सिंह को भी मणिपुर के हालात की निगरानी के लिए भेजा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की है। आपको बता दें कि हिंसा के चलते मणिपुर में इंटरनेट बंद है। मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ने कहा है कि वो हिंसक घटनाओं से काफी दुखी हैं और लोगों को शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं। इसी माफिक से हम लोग बहुत डर गया था ना। उसी टाइम से हम लोग भागते चला गया। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो घर में आग लगाता है, दुकान तोड़ता है, लूटता है, पैसा, सोना सब कुछ लूट के उन लोग लेके गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीता शर्मा ताजा हालात के अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीता, यहाँ पर जो मणिपुर की स्थिति हो रखी है, आगजनी हो रही है और हालात जिस तरह के हैं काफी चिंताजनक है। केंद्र की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं। बताएं क्या कोशिशें चल रही हैं ताकि हालात यहाँ शांतिपूर्ण हो जाएं? जया, सबसे बड़ी बात अभी जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ के उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने कंटिन्यूस सॉर्टीज की हैं। 2 एयरफील्ड्स इन असम से एम्प्लॉय किया था C-17 और ग्लोब मास्टर और AN-32। लगातार जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो वहां पर भेजी जा रही हैं। ऑलरेडी 6 रैपिड एक्शन फोर्स जो राइट कंट्रोल यूनिट होता है CRPF का, वो वहां पर कल भेजी गई थी, एयर ड्रॉप की गई थी। आज भी बताया जा रहा है कि 12 कंपनियां और जो है वो भेजी जाएंगी। कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स को एक चिट्ठी लिखी थी जिसके तहत उन्होंने बोला था कि ये जो कंपनीज है ना सिर्फ दिल्ली, झारखंड, बल्कि जो BSF की हैं जोधपुर और साथ से मुंबई से भी इन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, ऑल बूथ्स ऑन ग्राउंड जो बात कही जा रही है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 360 डिग्री कार्रवाई की जा रही है। जो एक 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं, पूर्व CRPF के DG कुलदीप सिंह, उन्हें एडवाइजर टू मणिपुर जो है वो नियुक्त किया जा चुका है। आशुतोष जो ADGP इंटेलिजेंस है वो उन्हें रिपोर्ट करेंगे, यानी उनकी अध्यक्षता में मिस्टर कुलदीप सिंह जो है वो डिसीजंस लेंगे। क्योंकि इस तरह की खबरें नॉर्थ ब्लॉक पहुंच रही थी कि जो लोकल पुलिस है वो एक्ट ऑन टाइम नहीं कर रही है और साथ में जहां पर भी SOS भेजा जा रहा है वो उस जगह पर समय पर नहीं पहुंच रही है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया था कि जो बात है वो आर्मी और असम राइफल को दे दी जाएगी, जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 9000 के आसपास जो लोग हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं, वो सेफ लोकेशंस पे भेजे जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो मणिपुर जा सकते हैं, क्योंकि उनके कल रोड शोज भी थे, कल उनकी मीटिंग्स भी थी कर्नाटक में, वो जो कैंसिल कर दी गई। कल उन्होंने यहाँ पर दिल्ली वापस आकर तीनों मुख्यमंत्री, जिनमें मणिपुर, मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनसे 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें यही चर्चा की गई। क्योंकि अब ये बात न सिर्फ मणिपुर की है बल्कि आसपास के राज्यों में कहीं ये एस्केलेट ना हो जाए। नागालैंड की जो सरकार है वो अपने लोगों को वहां से निकाल रही है, जो मणिपुर मिजोरम के लोग हैं वो अपने लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है ताकि सभी लोगों को वहां से सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। आर्मी का कहना है कि लास्ट 12 घंटे अभी शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स होम मिनिस्ट्री पहुंची है उसके मुताबिक अगले 24 घंटे जो है वो काफी जो है वो ऑन ग्राउंड होने की जरूरत है और क्रूशियल है। जया, नीता, यहाँ पर क्योंकि हमने सुना विपक्ष को भी वो डबल इंजन सरकार को लेकर हमलावर था कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है। ऐसे में हालात इस कदर आखिर क्यों और कैसे पहुंचे? क्या वक्त रहते डिसीजन फैसला लेने में थोड़ी कमी रही कि यहाँ तक ये हालात पहुंचे कि सेना को उतारना पड़ा, दंगाइयों को देखते के साथ ही कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो शूट करने का यहाँ पर आदेश देना पड़ा है? वक्त रहते फैसला लेने में थोड़ी देरी हुई क्या?
ये तो कहना मुश्किल है कि वक्त रहते फैसला लेने में क्या, क्योंकि जो रिपोर्ट्स केंद्र तभी एक्ट करता है जब एक जो स्टेट है वो एसओएस भेजे केंद्र को कि हमारे से ये जो सिचुएशन है वो कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। बहरहाल ये जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है, ये माइतीज नॉन माइतीज हिली नॉन हिली रीजन के बीच में है। जो माइती लोग हैं वो 64% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो है, साथ में सिर्फ 10% ऑफ लैंड में रहते हैं, बाकी के जो 90% लैंड है जिसमें 36% ऑफ ट्राइबल लोग रहते हैं वो वहां पर रहते हैं। ये जो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा सकूं तो ये जो झगड़ा है ये पॉलिटिक्स और साथ में लैंड को लेकर है। जो माइतीज हैं वो चाहते हैं कि उन्हें भी ट्राइबल्स का जो दर्जा है वो दिया जाए, ताकि जो नॉन ट्राइबल लैंड है, जो ट्राइबल लैंड है वहां पर भी वो जमीन खरीद सके। इसे लेकर ही जो झगड़ा है वो पनपा है। दोनों तरफ से जो है वो आर्ग्यूमेंट, जो दलीलें हैं वो अपनी तरफ से दी जा रही हैं। बहरहाल ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, ये सरकार देखेगी, लेकिन इन दोनों का जो झगड़ा है बहुत पुराना है। 1949 से ये जो झगड़ा है वो चला आ रहा है, जब से जो प्रिंसली स्टेट है एनेक्स हुई थी भारत के साथ, तब से ये झगड़ा चला आ रहा है कि जो माइतीज हैं कह रहे हैं कि उन्हें भी एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले जब वो प्रिंसली स्टेट से जब वो एनेक्स हुए थे तब उन्हें एसटी स्टेटस से हटा दिया गया था। लेकिन जो नॉन माइतीज हैं, जो कुकीज हैं, जो नागा ट्राइब्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर उनको भी ये भी स्टेटस दे दिया जाएगा तो जो एक उनका एक सेफ गार्ड है, उनका जो ट्राइबल लैंड को लेकर जो सेफ गार्ड है वो वहां पर नहीं रहेगा। तो इसे लेकर झगड़ा जो है वो काफी समय से चल रहा था। इसे यही हालात जो है वो बद से बदतर चले गए। लेकिन सबसे जो एक बात जो पॉइंट आउट करने की है, जो लोकल पुलिस की भूमिका है वो सही नहीं रही, क्योंकि जो रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री पहुंच रही थी कि लोकल पुलिस जो है एसओएस मिलने के बाद भी सही समय पर लोकेशन पर नहीं पहुंच पा रही थी। जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो वक्त रहते लोकल पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सरकार को कार्रवाई करनी थी, उसमें कहीं ना कहीं एक चूक रही, जिसके चलते केंद्र को यहां पर दखल देना पड़ा, सेना को यहां पर उतारना पड़ा और तमाम कार्रवाई शांतिपूर्ण उस माहौल को बनाने के लिए केंद्र की तरफ से भी अब कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। एचसीयू की बैठक की बात करते हैं। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन की आज एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें आपसी सहयोग और अन्य मुद्दों से जुड़े 15 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जुलाई में होने वाले ग्रुप समिट का एजेंडा भी आज की एचसीयू की बैठक में तय किया जाएगा। एचसीयू की बैठक के बाद इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस बीच चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य ही रहे हैं। और इससे पहले कल गोवा में चल रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंचे। कल गोवा में भारत की चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ अहम बैठक हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई। और क्या कुछ इस बातचीत में हुआ और कितनी अहम ये बैठक हुई और आज का क्या एजेंडा है, इस पर कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह से बात की, जो कि गोवा में ही मौजूद हैं। जो बैठक है जो तकरीबन 10 बजे शुरू होगी और 12:30 बजे तक जो पहला दौर है बैठक का वो चलेगा। और उसके बाद लंच के बाद जो साइनिंग जो अग्रीमेंट वगैरह हैं वो एमओयूज वगैरह जो हैं वो उन पर दस्तखत किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जो बैठक आज हो रही है उसमें जो एचसीयू के सदस्य देश हैं उनके बीच पारस्परिक जो सहयोग है, खासतौर पर आर्थिक मुद्दों पर या फिर सुरक्षा और जो आतंकवाद के मुद्दों पर है उस पर चर्चा होगी। 15 ऐसे एजेंडे को सेग्रीगेट किया जाएगा, उस पर फैसले लिए जाएंगे और वो एक तरह से मार्ग प्रशस्त करेगा जब 3 और 4 जुलाई को दिल्ली में एससीओ समिट होगी और उसमें जो तमाम जो पूर्णकालिक देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिलेंगे। तो इसमें जो आर्थिक जो पहलू है वो भी होंगे, जो आतंकवाद से जुड़े या सुरक्षा से जुड़े जो सवालात हैं वो भी होंगे, वो भी एजेंडे में शामिल होगा और सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं वो भी शामिल होंगे। अहम बात यह है कि जो जिस तरीके से डॉलर को लेकर पूरा विश्व व्यापार अब तक होता रहा है, एक अधिकार रहा है डॉलर
का। और ऐसे में जो तमाम सदस्य देश हैं एससीओ के, उनके बीच ये विचार पनपा है कि क्यों ना नेशनल करेंसी जो अलग अलग देशों की है उसके जो दरमियान है वो व्यापार की व्यवस्था हो। तो एक अहम ये मुद्दा है, क्योंकि खासतौर पे यूक्रेन युद्ध के बाद से जिस तरह से रूस पे प्रतिबंध लगा है और ऐसे में डॉलर के जरिए व्यापार में काफी दिक्कतें आ रही है, तो रूपी रूबल के साथ जो है एक मैकेनिज्म तय की जाए। ये तो भारत और रूस के बीच की व्यवस्था हो सकती है, उस पर भी कल चर्चा जो है वो हुई है, पहले भी ये चर्चा होती रही है। लेकिन इस मल्टीलैटरल फोरम पे तमाम जो एससीओ मेंबर देश हैं वो आपस में अगर नेशनल करेंसी में ट्रेड करने को लेकर सहमति जताते हैं तो एक बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी। और जिस तरीके से ये भी कहा गया रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था उसमें कि एक मल्टीपोलर जो विश्व व्यवस्था है वो बनाने की कोशिश हो, जहां पे किसी एक देश का एकाधिकार ना हो, किसी एक देश के मुद्रा का एकाधिकार ना हो। तो ये एक बड़ा जो सहयोग संगठन है एससीओ, और इसमें अगर सदस्य देश जो हैं वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक अहम बात और, चीन की तरफ से जो बयान है उसमें एलएसी पर जो हालात हैं उसको स्टेबल बताया गया है, जबकि भारत लगातार इस बात पे जोर देता रहा है कि यथास्थिति की बहाली की जाए और शांति की स्थापना वहां पे जहां पे फ्रिक्शन जो एरियाज हैं वो अभी भी बने हुए हैं वहां से डिसएंगेजमेंट हो। तो कई ऐसे मुद्दे चीन के साथ जो हैं वो जिनका समाधान अभी नहीं निकला है और भारत का जोर उस बात पर है, और इसलिए भारत चीन के साथ अपने संबंधों को सामान्य करार दे चुका है। तो एक मल्टीलैटरल फोरम पे साइडलाइंस में भी कई अहम बैठकें हुई हैं, और अब जो नजर है इस बात पर है कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक शुरू होने वाली है तो उसमें अंत में आखिरकार क्या निकलता है। एक बात साफ कर दी गई कि कोई आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं होगा, किसी तरह का कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट अंत में जारी नहीं होगा, लेकिन हाँ जो कुछ फैसले लिए जाएंगे जाहिर है उसकी जानकारी निकलकर बाहर जरूर आएगी। अडानी एंटरप्राइजेज ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष और चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है और कंपनी की आय में 96% का इजाफा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर में अडानी एंटरप्राइजेज की कुल आय 1,38,175 करोड़ रही। इस दौरान कंपनी का कुल अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन 112% बढ़कर 10,025 करोड़ हो गया, जो इस बात को दर्शाता है कि व्यावसायिक क्षेत्र में कंपनी का परिचालन मजबूत रहा और इसी के बूते इस मील के पत्थर को हासिल किया गया। कुल मुनाफे की बात करें तो ये 218% बढ़कर 2,473 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि वित्तीय वर्ष के नतीजे ग्रुप की ताकत और लचीलेपन को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कानून को और सख्त बनाए जाने की बात जो चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आए लोगों के सीए, सीएस और अकाउंटेंट भी उनके लेन देन के जिम्मेदार होंगे। वित्त मंत्रालय ने कल इसको लेकर अधिसूचना जारी की। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट भी अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आएंगे। साथ ही अगर उन्होंने अपने क्लाइंट की तरफ से ऐसे वित्तीय लेन देन पर मुहर लगाई है तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। क्लाइंट के लिए अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री, धन संपत्ति, सिक्योरिटीज की देखभाल पर भी पीएमएलए कानून में उनको जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि वकीलों को इससे बाहर रखा गया है। साइबर शिकंजा किस तरह से कसा जाए और जो ठगी चल रही है उस पर कैसे काबू पाया जाए उसकी बात करते हैं। कभी केवाईसी अपडेट के नाम पर तो कभी सस्ते में सामान बेचने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 2 गिरोह को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। साइबर ठगों का जाल मुंबई के ठाणे से लेकर कोलकाता, जामताड़ा और हैदराबाद तक फैला था। कभी ये कुरियर वाला बन जाते थे तो कभी पुलिस वाले भी। और पुलिस की अगर माने तो हैदराबाद से पकड़े गए गिरोह सरगना के अकाउंट से 2 से 5 करोड़ का टर्नओवर होने की जानकारी मिली है। मुंबई में बांगू नगर पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स शातिर साइबर ठग है। नाम है श्रीनिवास राव दाढ़ी। हैदराबाद निवासी श्रीनिवास ने सिर्फ 12 कक्षा तक पढ़ाई की है।
लेकिन साइबर ठगी से अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर चुका है। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास और उसके साथी अपने शिकार को पुलिसकर्मी बनकर फोन करते और कुरियर से ड्रग्स या हथियार मंगाने का आरोप लगाकर गिरफ्तार करने की धमकी देते। फिर आगे क्या होता, सुनिए खुद असली पुलिस के मुंह से। व्यक्ति जनरली पुलिस का नाम सुनकर घबरा जाता है, उसी डर का फायदा उठा के उसको आगे फंसाने का, और उसके बाद हम अगर उस जो बात कर रहे हैं कॉलर उससे सेटिस्फाई नहीं होता, आप हमारे सीनियर से बात करो वगैरह, इस तरह से धमका के उनका बैंक अकाउंट और OTP आपको वेरीफाई करना है कि आप यही हो कि नहीं हो, हम वेरीफाई कर रहे हैं, इस तरह से लेने का ये लोग OTP लेते थे, या फिर विक्टिम को एनीडेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को लगाते थे, या स्काइप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें स्क्रीन शेयर करने को लगाते थे। किसी भी तरह से बैंक डिटेल और या फिर डेबिट कार्ड डिटेल लेकर इमीडिएटली 2 मिनट 5 मिनट में विक्टिम का पूरा खाता खाली कर देते थे। खास बात है कि पुलिस ने इसमें खुद संज्ञान लेते हुए जांच की और 5 ठगों को अब तक पकड़ा है, जिनमें से 2 ठाणे के और 2 कोलकाता के हैं, जबकि इनका सरगना हैदराबाद का श्रीनिवास राव है, जो चीनी साइबर ठगों के संपर्क में था। झारखंड में जामताड़ा के शातिर साइबर ठगों पर तो फिल्म भी बन चुकी है। कांदिवली पुलिस उसी जामताड़ा से 3 साइबर ठगों को पकड़कर मुंबई लाई है, जिनके नाम सरफान अंसारी, मोहम्मद सैयद अंसारी और गुलजार अंसारी हैं। झारखंड के जंगल में बैठकर ये तीनों गूगल पर कुरियर कंपनियों के नाम पर अपना मोबाइल नंबर पॉपअप करवाकर लोगों को चूना लगा रहे थे। दिनांक 18/4/2023 में कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक फरियादी हाजिर हो गए और उन्होंने उनको ब्लू डार्ट उनको कुरियर करना था, इसलिए उन्होंने कांटेक्ट किया था। तो सामने वाले आदमी ने उनको एनीडेक्स ये ऐप डाउनलोड करने को कहा और उन्होंने एनीडेक्स ये जो ऐप डाउनलोड करने के बाद उनको HDFC बैंक के उनका जो ऐप है उनसे 2 रुपया उनको पे करने को कहा। वो करने के बाद उनका मोबाइल हैक हो गया और उनके अकाउंट से 1,77,900 रुपया का फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक साइबर ठग डराकर या लालच दिखाकर लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, इसलिए अगर कोई लालच या धमकी दे तो समझ जाइए दाल में काला है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में भी साइबर ठगों ने लोगों को नहीं बख्शा, लेकिन अब तक साइबर लुटेरों को दबोचने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बन सकी। संगठित साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट तक यहां पर नहीं बनाई जा सकी है। मौजूदा बल को ट्रेनिंग देकर ही साइबर सेल का संचालन किया जा रहा है। सरकार ने खुद विधानसभा में ये माना है कि उसके पास साइबर एक्सपर्ट्स नहीं है। मध्य प्रदेश में साइबर लुटेरे रोजाना औसतन 47 खातों में सेंध लगा रहे हैं। सरकार ने कहा था हर थाने में साइबर डेस्क बनाई जाएगी, 2 साल में काम पूरा हो जाएगा, 10,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस वाले सबक पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि राज्य साइबर सेल शिकायतों की फहरिस्त के बोझ तले दबी है। 4 साल में ही साइबर क्राइम के केस 17 गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन स्टेट साइबर सेल में गिनती के अधिकारी हैं। खुद बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया के सवाल पर सरकार घिर गई, माना कि राज्य में साइबर एक्सपर्ट नहीं है। हालांकि अपनी सरकार है, सिसोदिया के सुर सधे हुए थे, वहीं कांग्रेस हमलावर है। माननीय मंत्री जी से कहा कि साइबर क्राइम का एक्सपर्ट ही नियुक्त नहीं है, तो कृपा करके नियुक्त करना। उन्होंने 3 महीने का समय दिया। मैं नरोत्तम जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न पे उन्होंने आगामी 3 महीने में साइबर एक्सपर्ट नियुक्त हो जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया। मैंने नरोत्तम जी को फिर धन्यवाद भी दिया है कि जनता को साइबर अपराध से सजग होने को लेकर के विगत वर्षों में 10,71,994 लोगों को जागरूक भी किया है। जागरूकता अपनी जगह है, लेकिन साइबर अपराध के अपराधियों को किस प्रकार से धर दबोचा जाए। कोविड काल में भी अगर इतनी बड़ी ठगी हो जाती है जो लगभग 29 करोड़ की है, तो आश्चर्य तो होता है। और साइबर एक्सपर्ट की अगर नियुक्ति नहीं होगी तो नीचे की टीम काम कैसे करेगी। साइबर एक्सपर्ट का नहीं होना इतने बड़े राज्य के अंदर ये सरकार की नाकामी है, और सरकार इससे पहले खुद मान चुकी है। विधानसभा के पटल पे खुद सरकार के ही विधायक ने सवाल पूछा था कि कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं है। तो आज मध्य प्रदेश की जनता कितनी सुरक्षित है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब सरकार जाने का समय आ गया बीजेपी का। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 यानी कोविड के वक्त 29 करोड़ की साइबर ठगी हुई, 444 मामले दर्ज किए गए। पिछले 4 सालों में 71 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है।
और इन 4 सालों में साइबर ठगी के 1643 मामले दर्ज हुए हैं। किसी भी साइबर अपराध की जांच आईपीसी में दर्ज दूसरे मामलों से ज़्यादा कठिन और जटिल होती है। लंबा तकनीकी विश्लेषण, अपराधी भी वाइट कॉलर। जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, साइबर ठगी भी। गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश पुलिस को साइबर ठगी पर लगाम लगाने को कहा था, लेकिन इतने सालों में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति न होना ये बताता है कि उनकी सलाह को कितनी गंभीरता से लिया गया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।